नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बस्ती क्रिया के बारे में। ये एनीमा पॉट है। मैं एनीमा कैसे करते हैं उसको प्रैक्टिकल वे में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझ पाएंगे। बहुत लोग एनीमा से डरते भी हैं। ये बस्ती का ही एक भाग है, लेकिन ये मीन्स मेडिसिनल यूज़ में किया जाता है, मीन्स मेडिकल यूज़ में किया जाता है। योग साधना में इसका उपयोग नहीं बताया गया है। योग साधना में प्राकृतिक रूप से बस्ती किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका उपयोग बताया गया है। योग और आयुर्वेद दोनों में बस्ती प्रकरण बताया गया है। तो आज हम बस्ती का डिफिनेशन बताएंगे, बस्ती क्या है और बस्ती क्यों करेंगे। यदि हम पाचन तंत्र के शुद्धि का और भी उपाय कर रहे हैं तो बस्ती की क्या आवश्यकता पड़ गई, इसका भी चर्चा करेंगे। और एनीमा का एक डेमो करके आपको बताएंगे ताकि आप घर पर भी एनीमा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि बस्ती क्या है। जो योग साधना में बस्ती बताया गया है उसमें बताया गया है कि आप बस्ती दो प्रकार के हैं, जल बस्ती, स्थल बस्ती। स्थल बस्ती में अर्ध पश्चिमोत्तानासन में वायु को गुदा द्वारा खींचा जाता है और उसको प्रसारित किया जाता है, बाहर फेंका जाता है। जल बस्ती में नदी में जहाँ आपके नाभि तक पानी हो, नाभि पर्यंत पानी में खड़ा होकर के, उत्कटासन में खड़ा होकर के और अपने गुदाद्वार को संकुचन और प्रसारण करके पानी को खींचना और छोड़ना, इसे बस्ती बताया गया है। लेकिन सबसे मुख्य बात है जो कहीं आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब हम पाचन तंत्र के शुद्धिकरण के लिए धौती में वारिसार क्रिया या संघ प्रक्षालन या विरेचन क्रिया जब हम कर ही लेंगे और बता ही दिए हैं, तो इस बस्ती की आवश्यकता क्यों आई, बस्ती की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना भी चाहिए। यहाँ पर हम लिखे हैं योग साधना में जो 6 शुद्धिकरण बताए गए हैं उसमें तीसरा है बस्ती प्रकरण। और आयुर्वेद में वमन विरेचन बस्ती नस्या रक्त मुक्षणा बताया गया है, इसमें तीसरे स्थान पर बस्ती बताया गया है। तो योग साधना और आयुर्वेद दोनों जगह बस्ती के बारे में बताया गया है। जरूर कुछ ऐसा इसमें गुण है जो इतना मुख्यता से, इतना मुख्य रूप से योग साधना और आयुर्वेद दोनों में बताया गया है। तो वो क्या बात है, क्या गुण है, क्या इतना इसका अहमियत है कि दोनों जगह बताया गया है, उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, विरेचन और वारिसार क्रिया या संघ प्रक्षालन क्रिया, धौती में जो भी हम क्रिया किए हैं वह हमारे पेट के ऊपरी भाग को तो शुद्ध करता ही है, जैसे आप वमन कर रहे हैं। लेकिन जब वारिसार क्रिया कर रहे हैं या विरेचन क्रिया कर रहे हैं तो पूरे पाचन नली को शुद्ध करता है। जब पूरे पाचन नली को शुद्ध कर दिया तो फिर इसका क्या आवश्यकता पड़ा, उसका बता रहा हूँ, उसको मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ कि पूरे पाचन तंत्र को शुद्ध करने में हमारे आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत तीनों प्रभावित होते हैं। तीनों को सक्रिय होना पड़ता है, तीनों के ऊपर दबाव पड़ता है। लेकिन यदि आपको केवल बड़ी आंत में ही समस्या है तो आप केवल बस्ती प्रकरण का ही अभ्यास करें। तीनों हमारे ग्रंथि को प्रभावित करने से, तीनों ग्रंथि को कष्ट पहुंचाने से अच्छा होगा कि जहां पर समस्या है उसी को हम केवल समस्या के निदान के लिए उसी क्रिया को यूज करें। तो बस्ती क्रिया से हमारे बड़ी आंत में यदि मल एकत्रित रह जाता है तो उसको निष्कासन के लिए बस्ती प्रकरण किया जाता है, बस्ती क्रिया किया जाता है। तो ये बता दें कि यदि मल बड़ी आंत में एकत्रित रह जाता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। आप कैसे आभास करेंगे कि बड़ी आंत में मल एकत्रित है। सबसे पहले, बड़ी आंत में यदि मल एकत्रित रहेगा तो आपको हमेशा मल त्याग करने की आभास होते रहेंगे, लगेगा कि मल त्याग करने जाना ही है, मल त्याग नहीं हो पा रहा। दूसरा, आपकी आंखों में सूजन का आभास होने लगेगा, सर में भारीपन होने लगेगा, जीभ में मिचलापन और जीभ पर मोटे परत पड़ने लगेंगे। सुबह सुबह आपको जीभ पर मोटे परत पड़ेंगे। आपके मुंह में दुर्गंध का भी आभास होगा, चटचटापन और क्या कहेंगे, तीतापन लिए चटचटापन मुंह में आएगा।
ये सभी यदि प्रक्रियाएं हो रहे हैं तो समझिए कि आपके बड़ी आंत में मल एकत्रित रह जा रहा है। और भी है कि यदि लंबे समय तक बड़ी आंत में मल एकत्रित होकर के रह जाए और सूखते रहे तो उसके विषाक्त पदार्थ को अवशोषित करके शरीर में अनेकों व्याधि होने लगते हैं। सबसे मुख्य व्याधि में आ जाता है कि शरीर में फोड़ा फुंसी होने लगती है, ब्लड में विषाक्त पदार्थ चला जाता है और उसके चलते फोड़ा फुंसी जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं। बाहरी रूप से आप रोग का दमन कर सकते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन से रोग का दमन कर सकते हैं, लेकिन रोग के निर्मूलन के लिए इन सभी बिंदुओं को समझ करके कार्य करना अत्यावश्यक है। तो लंबे समय तक यदि मल आपके बड़ी आंत में एकत्रित रह जाए तो आपके मल द्वार पर फोड़े फुंसी होने लगते हैं। अंदर भी आपके जो मल द्वार का आंत का जो नली है उसमें संकुचन आने लगता है धीरे धीरे, और मल लंबे समय तक त्याग नहीं करेंगे तो फिर पाइल्स की समस्या होने लगती है, बवासीर की समस्या होने लगती है, खूनी बवासीर इत्यादि की समस्या होने लगती है। गुदे द्वार में फोड़ा फुंसी होने लगेंगे, मवाद आने लगेंगे, अनेकों प्रकार के भयंकर बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए यदि आपके भी बड़ी आंत में ऐसी समस्या हो रहे हैं, आप ऐसा आभास कर रहे हैं, तो आप एनीमा का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये औषधीय एक प्रक्रिया है, इसको हमेशा नहीं लेना चाहिए और इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। इसको सप्ताह में एक बार लें तो यह ज़्यादा लाभकारी होता है। और यदि गंभीर समस्या है तो आप रोज ले सकते हैं, लेकिन यदि रोज ले रहे हैं तो जरूर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या योग के प्रशिक्षक से सलाह लीजिए, तभी रोज लीजिए। अन्यथा सप्ताह में एक बार आप एनीमा का प्रयोग करें, इससे कोई विशेष हानि नहीं है और इससे एक दिन करने से कोई हानि नहीं होगा। इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जिस दिन आप एनीमा ले रहे हैं तो पूर्ण लाभ के लिए उस दिन उपवास कीजिए, ताकि बड़ी आंत से जब मल बाहर निकल जाता है तो आपको पूर्ण स्वास्थ्य के लिए नया जीवन मिले, बड़ी आंत को उसको आराम भी मिले और पुनर्जीवित हो उठे और फिर से कार्य करने के लिए उसको समय मिल जाए। जो भी उसके ग्रंथि के जो भी रक्तवाहिकाएं कहिए या स्नायु तंत्र कहिए, जो भी वहाँ पर जो जुड़े हुए हैं उनको फिर से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए समय मिल जाए, इसलिए उस दिन उपवास रहे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, पूर्ण लाभ होगा। तो अब हम चलते हैं कि एनीमा हम करेंगे कैसे, यह सबसे मुख्य विषय है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा डरते भी हैं। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई अंग्रेजी मेडिसिन टाइप का साइड इफेक्ट नहीं होता है। अंग्रेजी मेडिसिन में तो यदि मेडिसिन ले रहे हैं तो पूरे जीवन के लिए आपके शरीर में कुछ विकृति ला देता है, लेकिन इससे यदि कभी थोड़ा बहुत समस्या भी हुआ तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े समय के लिए समस्या आएगा, फिर समस्या होता भी नहीं है। समस्या क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ कि कभी कभी कुछ लोगों को सुना हूँ कि बहुत जल्दी इसको गुदा द्वार में प्रवेश कर देते हैं या जल्दी खींच देते हैं तो कहीं गुदा द्वार छीलने का उसमें खरोच आ जाता है और रक्त का संचार होने लगता है। तो इन सब मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए हम बताएंगे। अभी हम शुरू करते हैं कि एनीमा हम कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे। एनीमा के लिए आपको गुनगुना जल, उसमें नमक मिला करके 1 लीटर जल में 1 चम्मच नमक मिलाइए। ये लगभग 1.5 लीटर का पॉट है। आपको आसानी से किसी आयुर्वेद के स्टोर पर या आयुर्वेद के यदि स्टोर पर नहीं मिल रहे हैं तो कोई नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा या योग साधना केंद्र है वहाँ पर अवश्य मिल जाएगा। तो इसमें 1.5 लीटर पानी एक प्रौढ़ व्यक्ति ले सकता है एनीमा के लिए। यदि बच्चा है तो उसको 200 ml से 500 ml एज के अनुसार आप दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ना दें, बच्चों को ज़्यादा इसका उपयोग ना करें। बच्चों को कभी समस्या हो रहा है तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समस्या गंभीर रूप ले, इससे बढ़िया है कि आप किसी दवा का उपयोग करें। तो ये भी एक मेडिसिन है। और एक चीज़, यदि आपको पाइल्स की समस्या है, यदि आपके गुदाद्वार से मवाद आ रहे हैं या कोई रक्त का संचार हो रहा है तो गर्म पानी, गुनगुना जल ना लें, उसके जगह पर ठंडा जल ले सकते हैं। लेकिन अब ये सब हो गया कि आप सलाह लेकर लें, लेकिन एक चीज़ है कि ये वर्जित है। यदि आपके आंतों में कोई इन्फेक्शन है तो आप गर्म जल ना लें या एनीमा करने से पहले सलाह ले लें। इन सब चीज़ों को, यदि पेट में कोई इन्फेक्शन है, आंत में कोई इन्फेक्शन है, आंत की सर्जरी हुई है, तो इन सब अवस्था में सलाह अवश्य लें।
तो हम बता दिए कि गर्म जल लें। यदि आपके स्किन में इन्फेक्शन हो रहे हैं तो नीम का भी पानी ले सकते हैं। नीम का पत्ता डाल करके उबाल करके और नीम के पानी को थोड़ा पानी में मिला देते हैं, जल में मिला देते हैं। केवल नीम नहीं लेते हैं, नीम के जैसे पानी को उबाल करके उसके जो नीम पानी है 1 लीटर जल में थोड़ा सा 4 ढक्कन 5 ढक्कन 100 ml उसमें मिला दीजिए, वही नीम पानी तैयार हो जाता है। तो इसमें पानी जल रख देंगे। जल रखने के बाद, जल रखने से पहले इस नली को लगा देंगे पूरा। और ये एक आता है कैथेटर, इस कैथेटर को इसमें लगा लेते हैं। ये कैथेटर लग जाता है। ये एक भाल्व है, इस भाल्व को जल इसमें डालेंगे तो बंद रखेंगे, भाल्व को बंद रखेंगे। और जब जल डाल लेंगे तो इस भाल्व को थोड़ा सा खोलेंगे ताकि इसके जो वायु है इसके अंदर वो वायु बाहर निकल जाए। जब वायु बाहर निकल जाएगा तो फिर आप इसको इधर कहीं भी ऊंचे स्थान पर, यहाँ पर एक छिद्र रहता है, कहीं भी टांग दें या किसी ताखा पर भी रख सकते हैं, ऊपर रखते हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप एनिमा ले रहे हैं तो आपका जो कमर का भाग, कटी प्रदेश है, ये ऊपर होना चाहिए। और जो आपका पेट का प्रदेश है, कटी से ऊपर का प्रदेश है, ये नीचे होना चाहिए। इसके लिए कोई भी आप टॉवेल रख लीजिए या पिलो रख लीजिए या कोई भी हार्ड पदार्थ भी कुछ एक रख सकते हैं, अपने कमर के पास रख लीजिए ताकि आपका कमर थोड़ा ऊपर रहे और आप सो सकते हैं। साधारण तौर से भी सो सकते हैं, अन्यथा एक और उपाय बताया गया है कि आप ऐसे भी सो करके एनिमा के लिए इसको इंसर्ट करते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल ऐसे भी सो सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ जेल लगा लीजिए, कोई तेल, तैलीय पदार्थ या साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। साबुन इसमें लगा लीजिए या अपने गुदाद्वार पर भी लगा लीजिए और 4 इंच केवल गुदाद्वार के अंदर प्रवेश करना है, ज़्यादा धीरे धीरे प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद इस वाल्व को खोलिए, धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे खोलते खोलते पूरा खोल दीजिए। जब पूरा इस पानी के दबाव से, अपना जो पॉट है ऊपर रखे हैं तो पानी के दबाव से आंतों में पानी प्रवेश करेगा। जब आंतों में पानी प्रवेश करेगा तो यदि आंत में कहीं मल फंसा हुआ है तो पानी को आगे जाने नहीं देगा। उस स्थिति में आपको दर्द का भी आभास हो सकता है। और वैसा स्थिति है तो थोड़ी देर इसको भाल्व को बंद कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए इसको, तो पानी धीरे 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 चला जाएगा अंदर। और पानी जब आ रहा है उस समय आपको ऐसे हिलाना है पेट को ऊपर की तरफ, इधर बाएं साइड से ऊपर की तरफ, और ऊपर से आते हुए इसको इधर दाएं साइड नीचे की तरफ ले जाना है, क्योंकि हमारे आंत की स्थिति ऐसे रहती है, बड़ी आंत की। उस पूरे आंत में पानी को ले जाने के लिए पेट को ऐसे हिलाना है, अवश्य ही हिलाना है। यदि नहीं हिलाएंगे तो पानी अच्छी तौर से आपके आंत में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इधर से पानी, इधर से ऐसे हिलाएंगे, हिलाते हिलाते इसको पानी को नीचे लाना है, पेट को लूज कर करके ऐसे हिला करके पानी को नीचे लाना है। इससे क्या होगा कि पूरे आपके आंत में पानी प्रवेश कर जाएगा। जब पानी अंदर जाते रहेगा आपके आंत में, उस समय आप अश्विनी मुद्रा करें ताकि पानी आपके गुदाद्वार से बाहर न निकले। उस समय आपको मल त्याग करने का आभास होगा, उसमें आप अश्विनी मुद्रा करें, पूरे संकुचित करें अपने मल को। और करने के बाद आप इस कैथेटर को बंद कर लें। जब पूरा पानी चला जा रहा है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कैथेटर को बंद करें और धीरे धीरे इसको निकालें, धीरे धीरे। जल्दी जल्दी करने से क्या होता है, कहीं छिल जाता है और फिर रक्त वहाँ से प्रवाह होने लगता है, रक्त बहने लगता है। फिर करवट लेकर के धीरे धीरे आप उठकर बैठ जाएं और 2 से 4 मिनट हो सके तो पूरे पेट को हिलाइए। एक हाथ इधर रखिए, एक हाथ इधर, और पूरे ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा कि पानी अंदर हिलेगा, आपको आभास भी होगा कि अंदर पानी हिल रहा है। और वो पानी हिल करके जो भी मल जमा हुए रहेंगे, सूखे रहेंगे, उस पानी में घुल जाता है। साथ साथ यदि किसी को अधिक समस्या है तो अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल उस पानी में घोल सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। जब ज़्यादा समस्या है तो ये सब सलाह ले करके ही करना है। उसके बाद जब आप थोड़े 4 से 5 मिनट इसको रोकने का प्रयास कीजिए और 4 से 5 मिनट के बाद आप मल त्याग कीजिए। सभी जितने भी मल बहुत दिनों से, सालों साल से, जो आज तक कभी सफाई नहीं हुआ है, उसमें कहीं भीतर फंसे रहते हैं, वो पानी में घुल करके पूर्ण रूप से निकल जाएंगे और आपके शरीर के अनेकों व्याधि दूर हो जाएंगे। क्योंकि शरीर में 100 में से 80 व्याधि केवल मल ही रुकने के चलते शरीर में आते हैं। तो आज का बस्ती प्रकरण आपको कैसा लगा?
आपको एनीमा के बारे में यदि कोई भी शंका हो या कुछ हमसे ज़्यादा बेहतर आप हमें बता सकते हैं तो अवश्य बताइए, आपका स्वागत रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक प्रसारित कीजिए। धन्यवाद।